करीब साढ़े 3 दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद देश को नई शिक्षा नीति की सौगात मिली है। इसे तैयार करने में जितने अधिक अंशभागियों का सहयोग मिला, वह अपने आप में एक मिसाल है। यह कवायद देश में जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। शुरुआती दस्तावेज तैयार करना और उन पर आए सुझावों का संकलन कर उसे नीति का रूप देना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। आमूलचूल बदलाव वाली इस नीति को तैयार करने में 5 वर्षों तक ज़मीनी स्तर पर जो काम हुआ है, वह खासा चुनौतीपूर्ण था। मौजूदा 10+2+3+2 ढांचे के स्थान पर 5+3+3+2 की मल्टी एंट्री और एग्जिट वाली नई रूपरेखा नवाचारी एवं महत्वाकांक्षी होने के साथ तमाम चुनौतियों से भरी है। कौशल मापन, व्यावसायिक शिक्षा, समानता, गुणवत्ता, विभिन्न धाराओं की शिक्षा, स्थानीय एवं वैश्विक मिश्रण, समावेशी एवं द्विपक्षीय समझ, विश्लेषणात्मक समझ का विकास, बस्ते का हल का बोझ, शिक्षा जोन, कम पाठ्यक्रम, अन्वेषण पर जोर, चर्चा विमर्श, शोध एवं नवाचार पर ध्यान, कॉलेजों को स्वायत्तता और शुरुआती दौर में बेहतर पढ़ाई के लिए मातृभाषा में अध्ययन वास्तव में बहुत अच्छे विचार हैं। अमूमन सभी नीतियां भली मंशा के साथ तैयार की जाती हैं, लेकिन फ़र्क इसी बात से पड़ता है कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है। विकसित समाज काफ़ी पहले ही इन पहलुओं को अपनी शिक्षा प्रणाली में जोड़ चुके हैं। सभी यूरोपीय देश और यहाँ तक कि चीन और इजराइल न केवल अपनी स्कूली शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा को भी अपनी मातृभाषा में सुनिश्चित कर चुके हैं, जिससे उनकी मातृभाषा में ही बेहतर पाठ्यक्रम, सामग्री और संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही उन्हें अंग्रेजी शिक्षा से भी गुरेज नहीं होता है, जो न केवल वैश्विक अनुभव के लिए आवश्यक है बल्कि एक अतिरिक्त लाभ भी है। संदेह नहीं है कि अपनी मंशा और विषय वस्तु में NEP काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वास्तविक चुनौती उसे मूर्त रूप देने की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम दमदार नीतियों ने लचर क्रियान्वयन के कारण दम तोड़ दिया है। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों से अभी भी मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं का रेला ही निकल रहा है। उनकी डिग्री में वैल्यू एडमिशन से भी उन्हें उत्पादक बनाने में मदद नहीं मिली। 2017 में लागू विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम शैशवकाल में है और तमाम संकाय और छात्र अभी तक उसकी जटिलताओं से परिचित नहीं हैं। इसके प्रति असंतोष इतना बढ़ गया है कि छात्रों को इसके खिलाफ मुहिम तक छेड़नी पड़ी है। परिणाम स्वरूप कई राज्यों ने सेमेस्टर प्रणाली के स्थान पर वही पुरानी वार्षिक परिपाटी वाली परंपरा ही अपना ली है। यह गड़बड़ी इसी कारण हुई है कि एक तो ऐसे सीधे ऊपर से थोपा गया और दूसरे नई प्रणाली के लिए आवश्यक ढांचा भी तैयार नहीं हुआ। चूंकि भारत एक समान शैक्षणिक प्रणाली वाला लागू करना बहुत ही मुश्किल काम है, ताकि प्रत्येक छात्र को एक जैसी शिक्षा और सुविधाएं मिल सके। ऐसी स्थिति में NEP को लागू करना टेढ़ी खीर होगा। सबसे महत्वपूर्ण कदम तो यही होगा कि क्या सोचना है के बजाय क्या सोचना है, ये बदलाव आकार ले। यदि गुणवत्ता बढ़ाने वाले कदमों पर जोर दिया जाए तो आत्म प्रेरणा के साथ तंत्र से मिलने वाला प्रोत्साहन NEP के लक्ष्यों को आसान बना देगा। शीर्ष से संचालित होने वाली व्यवस्था मुख्य रूप से नौकरशाही वाली है। वह निगरानी और नियंत्रण के लिए तो सही है, पर शिक्षा और शोध में अंतर की खाई को पाटने में मददगार नहीं है। NEP को नौकरशाही के साथ ही आधिकारिक ढांचे को भी बदलना होगा, जिसके कारण अक्सर प्रक्रियाओं में देरी होने के साथ प्रगति की राह अवरुद्ध होती है। नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली प्रक्रिया कहीं अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि NEP का लक्ष्य प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक का समाहित करना है।
जिसके लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने होंगे और ऐसे अध्यापकों और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उनका एक वर्ग तैयार करना होगा जो पूरी तरह शिक्षा को समर्पित हो। शुरुआत से नब्ज पकड़ने के लिए प्राथमिक स्तर पर परिवर्तन और एक समान तंत्र का विकास इसमें जीत की कुंजी होंगे। साथ ही प्राथमिक स्तर पर कौशल मापन के लिए भारी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों और शिक्षिकियों की भी आवश्यकता होगी, जिनके अभाव में यह लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। अध्ययन की धाराओं को लचीला बनाना और मानविकी, संगीत, कला, साहित्य और सामाजिक जीवन पर जोर देने की रणनीति स्वागत योग्य है, पर इसके लिए सभी छात्रों की क्षमता और कौशल विकास भी आवश्यक है। ऐसे परिवर्तन को साकार करने के लिए पर्याप्त शिक्षक और बुनियादी ढांचा जरूरी है। अधिकांश संस्थाओं की गुणवत्ता का सवाल सतह पर होने के चलते ही प्रधानमंत्री ने एनईपी को लागू करने में मानव संसाधन के लिए रोड मैप, टाइमलाइन, संसाधनों और गुणवत्ता की स्पष्ट रूप से चर्चा की है। वह यह कहने से भी नहीं हिचके कि यह केवल एक सरकारी आदेश बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आ सके, जो वैश्विक शिक्षा तंत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साथ ही एक्सेस, समानता और गुणवत्ता के लक्ष्यों को समग्र दृष्टिकोण के साथ पूरा करे। अब गेंद शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के पाले में है। हालांकि इससे जुड़े प्रत्येक अंशभागी का भी यह दायित्व है कि वह नीति के सभी पहलुओं को समझकर उसे मूर्त रूप देने के लिए एक व्यावहारिक, वास्तविक और लाल फीताशाही से मुक्त कार्य योजना तैयार करे।